जयपुर स्टडी जोन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कृषि, जिसमें भाग 1 हमने पढ़ लिया है। उसमें हमने मुख्य जो है जैसे फसल वगैरह है इनके बारे में हमने चर्चाएं की है। इसके अलावा जो उत्पादन से संबंधित अफ़ीम है, तंबाकू है, दलहनी फसलें हैं, सरसों, मूंगफली, सब के बारे में हमने चर्चा की है दोस्तों। और कृषि से संबंधित जो करंट अफेयर्स के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे GSVA राजस्थान राज्य मूल्य संवर्धन में स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर इनका योगदान कितना है, ये भी हमने देख लिया है। खाद्यान्न का उत्पादन 267.67 लाख मैट्रिक टन होने का अनुमान है, ये भी हमने देख लिया है। और जो रिवीजन है उसके अंदर हमने इम्पोर्टेंट यही है दोस्तों सवाल, एक तो खाद्यान्न का उत्पादन है, अनुमान कितना हो सकता है, और एक GSVA में स्थिर मूल्यों पर कृषि का योगदान 26.54% और GSV में प्रचलित मूल्यों पर कृषि का योगदान 26.92% है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है करंट से संबंधित कि 2024-25 में फसल क्षेत्र का योगदान GSVA में 46.17, पशुधन का 46.77 और वानिकी का 6.56 और मत्स्य क्षेत्र का 0.51% है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने ज़्यादातर जानकारी हासिल कर ली है। आगे हम देखते हैं। आज मैं आपके सामने भाग 2 लेकर आई हूँ कृषि से। राजस्थान में कृषि भाग 2 टॉपिक हमारा आज का रहेगा। इसमें भी हम जो है राजस्थान से संबंधित जो कृषि से संबंधित जो संस्थाएं हैं, विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय और प्रमुख क्रांतियाँ कौन कौन सी हैं और इनकी कृषि में सुधार के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। राजस्थान में कृषि भाग 2। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने रतन जोत के बारे में पढ़ा था। तो रतन जोत जो है बायोडीजल के लिए खेती की जाती है। इसका वानस्पतिक नाम है जेड्रोफा करकास। तो उसी से संबंधित थोड़ा सा टॉपिक हमारा इस वीडियो में है। तो देखिए, IKF टेक्नोलॉजी ने कालरावास उदयपुर में रतन जोत से संबंधित बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट स्थापित किया है। यह राज्य का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट होगा। कालरावास उदयपुर में रतन जोत से संबंधित बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट बनाया जाएगा और यह राजस्थान का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट होगा। राजस्थान की प्रथम बायोफ्यूल नीति 2007 में जारी की गई थी। बायोफ्यूल नीति है जो तेल से संबंधित है दोस्तों, तो ये 2007 में जारी की गई थी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, और इसी तरह से मेरा मनोबल बढ़ाते रहें ताकि मैं आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए हमारी स्टडी को हम आगे बढ़ाते हैं। प्याज जोधपुर और सीकर में होते हैं सर्वाधिक। हल्दी झाड़ोल उदयपुर में, बीकानेर में और बूंदी में। झाड़ोल उदयपुर ये प्रसिद्ध है, बीकानेर और बूंदी में इसके अलावा हमें पढ़ना है। तो प्याज जोधपुर और सीकर के। इसके अलावा लाल मिर्च के लिए देखिए मथानिया जोधपुर प्रसिद्ध है। मथानिया नामक स्थान है जोधपुर में, वह प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए लहसुन कहाँ का प्रसिद्ध है? बारां का। सर्वाधिक कहाँ पर होता है दोस्तों? बारां में। और मटर कहाँ पर होते हैं दोस्तों? जयपुर में। तो फिर से देख लेते हैं हम। रतन जोत के लिए बायोडीजल रिफाइनरी प्लांट कालरावास उदयपुर में स्थापित किया गया। यह राजस्थान का पहला कमर्शियल बायोडीजल प्लांट है। प्रथम बायोफ्यूल नीति 2007 में जारी की गई थी। प्याज के लिए जोधपुर सीकर प्रसिद्ध है। हल्दी सर्वाधिक झाड़ोल उदयपुर में, बीकानेर में और बूंदी में होती है। लाल मिर्च मथानिया जोधपुर में होती है। लहसुन बारां में होता है और मटर जयपुर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। संतरा झालावाड़ राजस्थान का नागपुर कहते हैं दोस्तों इसे। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर इसलिए कहा जाता है, नागपुर महाराष्ट्र में है दोस्तों, और वो वहाँ पर संतरा सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। तो राजस्थान में सर्वाधिक संतरा झालावाड़ में होते हैं, इसलिए राजस्थान का नागपुर इसे कहा जाता है। किन्नू और माल्टा गंगानगर में होते हैं। किन्नू और माल्टा गंगानगर में होते हैं। अब देखिए राजस्थान में कृषिगत संस्थाएं कौन कौन सी है। कृषि से संबंधित कार्य करने के लिए संस्थाएं बनाई गई है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में 1943 में स्थापित किया गया था।
राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुर जयपुर में 1943 में स्थापित किया गया। कृषि अनुसंधान निदेशालय की बात करें तो उदयपुर में 1992-93 में इसे बीकानेर से स्थानांतरित किया गया था। कृषि अनुसंधान निदेशालय उदयपुर में है। 92-93 में इसे बीकानेर से स्थानांतरित किया गया था। अगला देखते हैं हम। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में उद्देश्य नई मंडियों की स्थापना और शीत भंडार गृह बनाने से संबंधित है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड जयपुर में है और इसका उद्देश्य है नई मंडियों की स्थापना करना और शीत भंडार गृह बनाना। इसके अलावा है राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड RSSCL 1978 में विश्व बैंक की सहायता से स्थापित किया गया था। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी जिसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काजरी जोधपुर में 1959 में स्थापित, ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए काजरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले चाहे याद हो नहीं हो, लेकिन दोस्तों इसको ज़रूर याद करना है। काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में 1959 में स्थापित, ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से 1952 में मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। काजरी का मुख्य कार्य देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों, शुष्क व अर्धशुष्क में वनों का विकास, मरुस्थल की रोकथाम और शोध एवं अध्ययन कार्य करना है। देखिए जोधपुर में स्थापित किया गया है। जोधपुर खुद शुष्क क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मरुस्थलीय प्रदेश है, तो यहाँ पर स्थापित किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? वनों का विकास करना, मरुस्थल की रोकथाम करना और शोध एवं अध्ययन करना है। इसके अलावा एक है नाबार्ड, ये भी कृषि से संबंधित है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को देश का कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। तो काजरी याद रखना है दोस्तों। 1959 में और 1952 के तहत मरु वनीकरण शोध केंद्र के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। बाद में इसका 1959 में नाम बदलकर काजरी कर दिया गया। और नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक इसका नाम है और 12 जुलाई 1982 को देश का कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है नाबार्ड। इसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट ये काजरी है, नाबार्ड भी इम्पोर्टेंट है और ये है राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अन्य संस्थानों की बात करें दोस्तों तो केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में 1956 को रूस की सहायता से स्थापित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये सूरतगढ़ गंगानगर में 1956 में रूस की सहायता से केंद्रीय कृषि फार्म नाम है इसका। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है ये, सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर अनूपगढ़ गंगानगर में। देखो पहला तो है केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में और दूसरा है अनूपगढ़ में जेतसर में। ठीक है, केंद्रीय कृषि फार्म दूसरा जेतसर अनूपगढ़ में गंगानगर में ही स्थापित किया गया है। इसके अलावा बेर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बीकानेर। बेर, ब से बेर और ब से बीकानेर। तो केंद्रीय कृषि फार्म दो हैं, दोनों ही कहाँ पर है? गंगानगर में है, एक सूरतगढ़ में, एक अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ दोस्तों अभी नया जिला भी बनाया गया था जिसे वापस से कैंसिल कर दिया गया। 1956 में सूरतगढ़ वाला है रूस की सहायता से एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है और दूसरा है जेतसर अनूपगढ़ में और इसके अलावा बोर अनुसंधान केंद्र है बीकानेर में। आगे हम देख लेते हैं राजस्थान के प्रमुख कृषि विश्वविद्यालय, इनके भी नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालय 5, कितने हैं राजस्थान में कृषि विश्वविद्यालय? 5। स्वामी केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। केशवानंद राजकीय कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में है। महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर में। देखिए दोस्तों महाराणा प्रताप का संबंध मेवाड़ से, मेवाड़ का दूसरा नाम उदयपुर भी है। तो महाराणा प्रताप का कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में है।
कृषि विश्वविद्यालय, केवल कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में भी है। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर में भी है। इसके अलावा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में है। तो पांचों हमें याद रखने हैं। केशवानंद का नाम आ जाए तो बीकानेर करना है, महाराणा प्रताप का नाम आ जाए तो उदयपुर करना है। 2 कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कोटा में और मंडोर जोधपुर में है। इसके अलावा कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की बात आए तो हमें करना है जोबनेर। नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए 2024 तक राजस्थान में 39 राजकीय कृषि महाविद्यालय है। विश्वविद्यालय की बात करें तो कितने हैं दोस्तों? विश्वविद्यालय तो हैं 5, विश्वविद्यालय हैं 5 और महाविद्यालय की बात करें दोस्तों कितने हैं? 39 है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अनुसार राजस्थान में 47 कृषि विज्ञान केंद्र है। तो 5 विश्वविद्यालय हैं, 39 राजकीय कृषि महाविद्यालय है और 47 कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम इसमें प्रमुख क्रांतियाँ जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इन क्रांतियों के जनक पूछे जाते हैं और मेन इम्पोर्टेंट है किससे संबंधित है ये पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम हरित क्रांति। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग अमेरिका के हैं। हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। देखिए दोस्तों, नॉर्मन बोरलॉग के नाम से भी इनको जाना जाता है, अमेरिका के हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार, एकमात्र कृषि वैज्ञानिक हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। कई बार पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति से गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा। तो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभ कौन सी फसलों को हुआ? गेहूं और चावल को। राजस्थान में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों में देखा गया है। हरित क्रांति से मशीनों का प्रयोग, उन्नत बीजों का प्रयोग और रासायनिक खादों का प्रयोग बढ़ गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो भारत की बात करें, इसका विश्व की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग और भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन। गेहूं और चावल फसल को काफ़ी लाभ हुआ इससे और राजस्थान में इसका प्रभाव गंगानगर और हनुमानगढ़ में देखा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में देखिए दोस्तों श्वेत क्रांति। श्वेत सफ़ेद है, तो सफ़ेद किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है और इनके जनक माने गए हैं वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति तिलहन और सरसों उत्पादन से संबंधित है। देखिए सरसों पीली ही होती है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी से संबंधित है। रजत क्रांति अंडों से संबंधित है और लाल क्रांति मांस और टमाटर से संबंधित है। तो फिर से देख लेते हैं। हरित क्रांति गेहूं और चावल से संबंधित थी। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। पीली क्रांति सरसों और तिलहन से संबंधित है। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। सुनहरी क्रांति बागवानी से और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं गोल क्रांति। आलू देखिए गोल होते हैं इसलिए गोल क्रांति। काली या कृष्ण क्रांति खनिज तेल और कोयले से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसालों से संबंधित है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित है। फिर से देख लेते हैं। पीली क्रांति तिलहन या सरसों। भूरी क्रांति खाद्य प्रसंस्करण। नीली क्रांति मछली उत्पादन। सुनहरी क्रांति बागवानी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन। लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। गोल क्रांति आलू उत्पादन। काली क्रांति या कृष्ण क्रांति खनिज तेल और कोयला। गुलाबी क्रांति झींगा मछली। बादामी क्रांति मसाले से संबंधित। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से संबंधित। तो दोस्तों ये मुख्य क्रांतियां हैं और इनसे इम्पोर्टेंट है, सवाल आता ही है अक्सर, तो हमें अच्छे से इनको याद कर लेना है। अच्छे से इनके नोट्स बनाइएगा। फिर से दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इनके देखिए चित्र भी इनके साथ में दिए जा रहे हैं ताकि हमें समझ में आसानी से आ जाए। तो देखिए आगे चलते हैं हम। इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए एक क्रांति है और इंद्रधनुषी क्रांति इसको कहा जाता है। सभी क्रांतियों में कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ों की जानकारी रखने के लिए
इंद्रधनुषी क्रांति बनाई गई। कृषि की योजनाएं देख लेते हैं मुख्य मुख्य। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1988-89 में प्रारंभ। केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 75 और 25, 75% केंद्र सरकार और 25% राज्य सरकार। तो राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1988-89 में बनाई गई थी। अगली देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय बागबानी मिशन NHM, राष्ट्रीय बागबानी मिशन, ये इसका लोगो है दोस्तों, देखिए, और 5-6 में स्टार्ट की गई थी। 15-16 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 का है। राष्ट्रीय बागबानी मिशन के लिए चयनित जिले हैं 24। तो राष्ट्रीय बागबानी मिशन में 24 जिलों का चयन किया गया है। 15-16 से केंद्र राज्य का वित्त पोषण है 60-40 और 5-6 में ये स्टार्ट की गई थी। इसके अलावा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY, प्रारंभ 2007-08 में। 2015-16 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 का है। तो राष्ट्रीय बागवानी में भी 60-40 है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भी 60-40 है। प्रारंभ 2007-08 में इसका किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में केंद्र सरकार ने गेहूं और दलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रारंभ किया। 2015-16 से केंद्र राज्य का वित्त पोषण है 60-40। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-08 में स्टार्ट किया गया था गेहूं और दलहन के लिए। राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10 में स्टार्ट किया गया। 15-16 में इसका वित्त पोषण है केंद्र और राज्य का 60-40। देखिए, पहली योजना जब हमने पढ़ी थी राष्ट्रीय दलहन विकास योजना, उसमें 75-25 का अनुपात है। देखिए यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं, ये रहा राष्ट्रीय दलहन विकास योजना में 75-25 का है। बाकी सब में देखिए 60-40, 60-40, 60-40, 60-40 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम देख लेंगे राष्ट्रीय आयुष मिशन 2009-10, 15-16 से वित्त पोषण 60-40। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को ये प्रारंभ की गई थी। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। 13 जनवरी 2016 से यह योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित है। यह योजना राजस्थान के सभी जिलों में लागू है। देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये इसका लोगो है, हमें ध्यान में रखना है और प्रारंभ ध्यान में रखना है 13 जनवरी 2016 से। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन NMSA, केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40। इसके अंतर्गत 3 उप मिशन सम्मिलित किए गए हैं। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास RAD, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड, और तीसरा है कृषि वानिकी उप मिशन SMAF। तो नाम ध्यान में रखेंगे, NMSA राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, 60-40 का अनुपात है केंद्र राज्य का, और 3 उप मिशन है। RAD वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, दूसरा है मृदा कार्ड और स्वास्थ्य प्रबंधन से संबंधित, और कृषि वानिकी उप मिशन तीसरा उप मिशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना PMFME, जून 2020 में प्रारंभ की गई। नोडल एजेंसी है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, ये इसका लोगो है। देखिए दोस्तों, PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। कभी कभी इनके शॉर्ट नेम दे करके भी दोस्तों पूरा नाम पूछ लिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे हम इसका PMFME। ठीक है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। नेक्स्ट देखते हैं मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, ये इसका लोगो है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। सोशल हेल्थ कार्ड, सॉयल हेल्थ कार्ड, सोयल हेल्थ कार्ड, प्रारंभ 19 फरवरी 2015 से। नारा है स्वस्थ धरा खेत हरा, नारा है इसका स्वस्थ धरा खेत हरा। प्रारंभ का ध्यान में रखेंगे 19 फरवरी 2015 को। भारत सरकार की योजना जिसमें मृदा कार्ड जारी किए जाते हैं,
इस कार्ड में मृदा की गुणवत्ता और कमियों की जानकारी होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को लागू की गई थी। 1 दिसंबर 2018 को लागू। वित्त पोषण 100% भारत सरकार का है और सम्मान निधि की राशि है 9,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 दिसंबर 2018 को 100% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है और सम्मान राशि है 9,000 रुपये। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में किसान को 9,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 9 दिसंबर 2009 को प्रारंभ किया गया। किसानों मजदूरों द्वारा कृषि कार्य करते समय दुर्घटना पर 5 से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। तो राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 9 दिसंबर 2009 को प्रारंभ की गई थी। दुर्घटना होने पर 5 से 50,000 और मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना प्रारंभ 24 फरवरी 2021 को कृषक कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्षों हेतु अनुदान आधारित योजना है। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी 2021 को प्रारंभ की गई। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RACP जुलाई 2012 को स्टार्ट की गई। राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने और सिंचाई में जल के ठीक है दोस्तों, तो ये है राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना। तो राजस्थान में विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने, सिंचाई में जल के कुशलतम उद्योग और किसानों की आय बढ़ाने की योजना है। ये जुलाई 2012 से प्रारंभ की गई थी। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 में प्रारंभ। किसानों को 5 रुपये प्रति थाली भोजन उपलब्ध कराने की योजना है। इसके अलावा है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 17-18 में कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर में शुरू की गई। 2018-19 में राजस्थान के शेष 10 कृषि जलवायु खंडों में ये लागू की गई थी। आगे देखते हैं डिग्गी निर्माण कार्यक्रम। किसानों द्वारा नहरी क्षेत्रों में फसल और कृषि गतिविधियों के लिए जल बहाल करने के लिए डिग्गी निर्माण पर लागत का 50% अनुदान देय होगा। ठीक है, तो ये है डिग्गी निर्माण कार्यक्रम। नहरी क्षेत्रों में फसल और कृषि की गतिविधियों के लिए जल बहाल करने के लिए डिग्गी के निर्माण पर लागत का 50% अनुदान देय होगा। आगे देखते हैं हम शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना। राज्य बजट 2019-20 में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का प्रारंभ बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही जिलों की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल करने के लिए किया जाएगा। इसके 4 स्तंभ हैं: जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन और वाष्प। ठीक है दोस्तों, तो ये शून्य बजट प्राकृतिक कृषि योजना है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 19-20 में इसको प्रारंभ किए जाने की योजना बनाई गई और बांसवाड़ा, टोंक, सिरोही की 36 ग्राम पंचायतों के 20,000 किसानों को शामिल किया गया। ठीक है, इसके अलावा आगे देख लेते हैं दोस्तों इन योजनाओं से संबंधित ज़्यादातर तो क्या है, कब स्टार्ट किया गया था और कहाँ से किया गया था, इसी से सवाल आता है। बाकी हमें थोड़ा बहुत अंदर से भी देख लेना चाहिए कब जो है इनका जो है पेपर चेंज करने का मूड बन जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए आजकल जो पेपर पैटर्न चल रहा है उसमें पूरी की पूरी जानकारी हमें पता होनी ज़रूरी है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को जारी। प्रमुख विशेषता: किसानों की आय बढ़ाने, किसान संगठनों की सहभागिता बढ़ाने, फसल कटाई के बाद हानियों को कम करना, विशिष्ट फसलों के मूल्य संवर्धन और निर्यात को प्रोत्साहन देना। तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 12 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को लागू।
निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य के प्रत्येक जिले में 51 उपहार लॉटरी के माध्यम से दिए जाएंगे। प्रथम उपहार ट्रैक्टर दिया जाता है। तो ये है राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना 22 अक्टूबर 2022 को शुरू, और प्रत्येक जिले के 51 उपहार लॉटरी के माध्यम से दिए जाते हैं। निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को दिए जाते हैं। कृषक उपहार योजना 1 जनवरी 2022 को स्टार्ट की गई थी। अगला देख लेते हैं। किसान कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को जारी किया गया था, बनाया गया था। इसके अलावा देख लेते हैं दोस्तों जैविक खेती। ये जैविक खेती क्या है? इसमें गोबर खाद, हरी खाद और फसल को बीमारियों से बचाने के लिए प्राकृतिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। गोबर की खाद और हरी वनस्पतियों की जो खाद होती है वह दी जाती है पेड़ पौधों में, और इसे कहते हैं ऑर्गेनिक कृषि। जैविक खेती भी इसको कहते हैं। देखते हैं आगे इसमें हम, देखिए चित्र के अंदर प्राकृतिक जो है खाद इनमें दी जा रही है, जिससे जो है मिलावटी चीज़ें उत्पन्न न हो बल्कि शुद्ध चीज़ें हमें मिले। देश का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम है दोस्तों। और राजस्थान की बात करें तो जैविक खेती को अपनाने वाला पहला जिला कौन सा है? डूंगरपुर। राजस्थान की पहली ऑर्गेनिक मंडी है डूंगरपुर, ठीक है। तो पहला जिला भी जैविक खेती अपनाने वाला डूंगरपुर है, और प्रथम ऑर्गेनिक मंडी यानी जैविक मंडी डूंगरपुर में है। राजस्थान का पहला जैविक गांव की बात करें तो घाटी गांव उदयपुर में, ठीक है। घाटी गांव उदयपुर में है। तो फिर से देख लेते हैं। देश का पहला जैविक राज्य सिक्किम, राजस्थान का पहला जैविक जिला डूंगरपुर, पहली ऑर्गेनिक मंडी जैविक मंडी डूंगरपुर, और पहला जैविक गांव की बात करें तो घाटी गांव उदयपुर में है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेशों से भी सवाल पूछा जाता है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और जिले देकर पूछ लिया जाता है ये कौन से क्षेत्र का भाग है। तो देखिए इसमें भारत के 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली मालवा पठारी प्रदेश, 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में से 2 कृषि जलवायु प्रदेश अरावली मालवा पठारी प्रदेश 8वां, और पश्चिमी राजस्थान प्रदेश 14वां राजस्थान राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो भारत के 15 जो कृषि जलवायु प्रदेश हैं उनमें से 2 कृषि जलवायु, एक तो है अरावली मालवा और एक है पश्चिमी राजस्थान प्रदेश, 8वां और 14वां राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। जलवायु के हिसाब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा राजस्थान की कृषि को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को तो 15 में बांटा गया है, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। भारत के 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में से 2 राजस्थान के अंतर्गत आते हैं, 8वां और 14वां, अरावली मालवा और पश्चिमी राजस्थान प्रदेश। इनको हम देख लेते हैं आगे देखते हैं दोस्तों हम राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों को इस मानचित्र के हिसाब से देखो समझाया गया है दोस्तों। तो इसमें देखिए ये है फर्स्ट ए, ये है पहला, उसके बाद में ये दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद में देखिए फर्स्ट को 3 भागों में बांटा गया है और सेकंड को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो फर्स्ट को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, A, B और C। फिर सेकंड वाले को भी जो है 3 भागों में बांटा गया है, तो 3 और 3 6। उसके बाद में थर्ड नंबर का एक ही है दोस्तों, तीसरे नंबर का जो है थर्ड A और B 2 है दोस्तों, थर्ड A और B, तो 3 और 3 6 और 2 8। और आगे देखते हैं हम इसमें फोर्थ वाले A और B 2 भागों में बांटे गए हैं, और एक है 5 नंबर का एक, ठीक है, 5 नंबर का एक है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। तो देखते हैं हम फर्स्ट ए के अंतर्गत देखिए यहाँ पर ये बाड़मेर है, फिर उसके बाद बालोतरा है, बालोतरा के बाद में ये जोधपुर है, और जोधपुर के बाद में फलोदी है। ये 4 ज़िले फर्स्ट ए के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में फर्स्ट बी के अंदर हम देख लेते हैं, ये गंगानगर और ये हनुमानगढ़, ये 2 जो है गंगानगर और हनुमानगढ़ फर्स्ट बी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा है फर्स्ट सी के अंदर 3 ज़िले हैं,
एक तो है जैसलमेर, एक है बीकानेर और एक है थोड़ा सा ये चूरू ज़िला। ठीक है, आंशिक है, थोड़ा बहुत है, पूरा नहीं है। तो जैसलमेर, बीकानेर और चूरू ये फर्स्ट सी के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं सेकंड ए बी। इसके बाद में दोस्तों देखिए सेकंड जो है सेकंड नाम से सेकंड ए सेकंड बी। ठीक है, तो ये 2 हैं, ध्यान में रखेंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बता दिया था पहले मैंने, तो 2 है ये देखिए, ये 2 है। तो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है। तो सेकंड ए के अंतर्गत देखिए कौन कौन से ज़िले आते हैं, हम पहले ये देख लेते हैं मानचित्र के हिसाब से। इधर देखते हैं हम सीकर, चूरू, थोड़ा सा चूरू भी आता है दोस्तों। इसके अलावा झुंझुनू है, फिर सीकर है, सीकर के बाद में है नागौर और नागौर के बाद में है डीडवाना कुचामन। तो देखिए दोस्तों, ये है नागौर, ये है डीडवाना कुचामन, उसके ऊपर है सीकर और सीकर के ऊपर है झुंझुनू और झुंझुनू के पास में ही ये नागौर का हिस्सा भी थोड़ा सा इसमें आ जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं सेकंड बी में। सेकंड बी में देखिए दोस्तों, ये जालोर है, इधर ये जालोर है, ये सिरोही है और ये है पाली। ठीक है, जालोर, सिरोही, पाली 3 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम देखेंगे थर्ड नंबर के 2 हैं, थर्ड ए और थर्ड बी। थर्ड ए के अंतर्गत देखिए दोस्तों, ये अजमेर के बाद में है ये ब्यावर है, फिर है अजमेर, फिर अजमेर और अजमेर के बाद में है इधर टोंक के बाद में दोस्तों, टोंक के बाद के अंदर आएगा यहाँ पर जयपुर के आगे आएगा कोटपुतली बहरोड के अलावा इसमें आएगा खैरथल, तिजारा और दौसा। ठीक है दोस्तों, ये इधर खैरथल, तिजारा और दौसा भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा हम देखते हैं थर्ड बी में देखिए, यहाँ से हम चलेंगे ऊपर से अलवर का हिस्सा भी आएगा, उसके बाद में आएगा इधर डीग, फिर भरतपुर, फिर धौलपुर, उसके बाद में करौली और उसके बाद में सवाई माधोपुर। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं फोर्थ ए के अंतर्गत हम देख लेंगे, इधर ये भीलवाड़ा है दोस्तों, उसके बाद में राजसमंद आ जाएगा, फिर उसके बाद में इधर उदयपुर है और इधर चित्तौड़गढ़ ज़िला आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम देख लेते हैं फोर्थ बी के अंतर्गत डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर ज़िला इसी के अंतर्गत आएगा। और 5th नंबर पर हम देख लेंगे, ये दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है जिसमें 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। इस प्रकार से ये 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में हमें बांटा गया है। मानचित्र में 1-2 बार हमें भरने पर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी हम इसकी डिटेल स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पर कितनी वर्षा है, कौन कौन से ज़िले हैं, कौन कौन सी फसलें होती है। तो आइए देखते हैं। पहला है फर्स्ट ए को क्या कहा जाता है दोस्तों? शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश। इसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, फलोदी आते हैं। वर्षा होती है 20 से 37 सेंटीमीटर। प्रमुख कृषि उपजे हैं, फसलें हैं बाजरा, मोठ, तिल, गेहूं, सरसों और जीरा। ये है शुष्क पश्चिमी मैदानी प्रदेश जिसमें बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर और फलोदी ज़िले आते हैं। आगे देखते हैं हम इसमें। फिर है फर्स्ट बी में दोस्तों हम देख लेते हैं। फर्स्ट बी के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश। फर्स्ट बी को कहा गया है उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश, जो सबसे ऊपर की तरफ है। गंगानगर, हनुमानगढ़ 2 ज़िले इसमें आते हैं। 10 से 35 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। और कृषि उपजे हैं कपास, ग्वार, गेहूँ, सरसों, चना, किन्नू और गन्ना। ये सारी फसलें होती है गंगानगर, हनुमानगढ़ में। फर्स्ट बी यानी उत्तर पश्चिमी सिंचित मैदानी प्रदेश इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश। फर्स्ट सी इसको कहा जाता है। जैसलमेर, बीकानेर और थोड़ा बहुत इसके अंदर चूरू भी आता है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु क्षेत्र है ये, इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश किसे कहा जाता है? फर्स्ट सी है, जो अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश। जैसलमेर, बीकानेर और थोड़ा बहुत चूरू सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है।
10 से 35 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और फसलें हैं बाजरा, मोठ, ग्वार, गेहूँ, सरसों और चना। आगे देखते हैं हम। अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदान। सेकंड ए का नाम है अंतःस्थलीय जलोत्सरण के अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, डीडवाना, कुचामन। 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बाजरा, ग्वार, दालें, सरसों और चना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। इसके बाद में हम देखेंगे सेकंड बी, लूणी नदी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश। पाली, जालोर, सिरोही। 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा है। मृदा है यहाँ की सिरोजम मृदा। मृदा कौन सी है? मिट्टी, सिरोजम मिट्टी है। फसलें देख लेते हैं इसमें हम आगे। बाजरा, ग्वार, तिल, गेहूँ, सरसों और जीरा। पाली, सिरोही, जालोर है, लूणी का अंतर्वर्ती मैदानी प्रदेश है। सेकंड बी इसका जो है सांकेतिक नाम है और सिरोजम मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। अगला देख लेते हैं हम छठा, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड ए के अंतर्गत अजमेर, ब्यावर, टोंक, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा और दौसा। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। कृषि उपजे हैं बाजरा, ग्वार, ज्वार, गेहूँ, सरसों और चना। इसके बाद में हम देखते हैं थर्ड बी, बाढ़ प्रभावित पूर्वी मैदानी प्रदेश। थर्ड बी के अंतर्गत ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। अलवर, भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। प्रमुख फसलें हैं बाजरा, ग्वार, मूंगफली, गेहूँ, जौ, सरसों और चना। इसके अलावा देखिए दोस्तों फोर्थ ए देखते हैं इस अर्ध या उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। फोर्थ ए के अंतर्गत जिले हैं भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रमुख फसलें हैं मक्का, दालें, ज्वार, गेहूं और चना। ठीक है, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। हमने मक्का की फसल में पढ़ा था कि मक्का सर्वाधिक किधर होता है? दक्षिणी भाग में होता है राजस्थान में, जिसमें देखिए भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। तो इसके अलावा दालें, ज्वार, गेहूं और चना भी हम देख लेंगे। 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखते हैं आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। फोर्थ बी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर। देखिए एकदम राजस्थान के दक्षिणी भाग का नाम आ रहा है यहाँ पर, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और सलूम्बर। 50 से 110 सेंटीमीटर वर्षा। सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। देखिए दोस्तों फर्स्ट जो सी था, फर्स्ट सी वह सबसे बड़ा था। फर्स्ट सी सबसे बड़ा था और फोर्थ बी सबसे छोटा। ठीक है, फर्स्ट सी का नाम अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी प्रदेश, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और थोड़ा बहुत चूरू का नाम हमने पढ़ा है। तो फर्स्ट सी सबसे बड़ा है और फोर्थ बी सबसे छोटा है। प्रमुख फसलें हैं मक्का, ज्वार, चावल, उड़द, गेहूं और चना। इसके अलावा हम देख लेते हैं फिफ्थ अंतिम आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र। जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 65 से 100 सेंटीमीटर वर्षा और प्रमुख फसलें हैं ज्वार, सोयाबीन, गेहूं, सरसों। ये 4 फसलें इम्पोर्टेंट है यहाँ की। दक्षिणी पूर्वी मैदानी प्रदेश है कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। 65 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर से देख लेते हैं। 3 हैं फर्स्ट वाले, फर्स्ट से 3 हैं दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और सेकंड वाले दोस्तों 2 है और थर्ड वाले कितने हैं? 3। थर्ड वाले कितने हैं? 3। और फोर्थ वाले हैं 2 और फिफ्थ वाला है 1। तो इस तरह से पूरे कितने हो गए दोस्तों? यहाँ पर 10 कृषि जलवायु क्षेत्र हो गए हैं। 3, 2, 5 और 3 8 और 2 10। तीन नंबर के भी 2 हैं। 3, 2, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10। इस तरह से 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में इसमें इम्पोर्टेंट ये है, सबसे बड़ा सबसे छोटा भी पूछ लिया जाता है। फर्स्ट सी सबसे बड़ा है और फोर्थ बी सबसे
छोटा है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। कृषि के प्रकार देखेंगे, किस किस प्रकार की खेती होती है और उनका जो है इंग्लिश नाम क्या है। तो देखिए, अंगूर की खेती को कहा जाता है विटीकल्चर। इनके भी नाम कई बार पूछे गए हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें सेरीकल्चर है दोस्तों, जिसमें रेशम कीट पालन के लिए पूछा जाता है। तो अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहते हैं। मछली पालन को फिशिकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर, देखिए फूलों से फ्लोरी बन जाएगा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर। फलों और बागबानी खेती से हार्टिकल्चर है। और केंचुए से खाद बनाने को वर्मीकल्चर कहते हैं। तो फिर से देखते हैं, अंगूर की खेती विटीकल्चर, मछली पालन पिसीकल्चर, मधुमक्खी एपीकल्चर, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फलों और बागबानी की खेती हार्टिकल्चर, केंचुए से खाद बनाना वर्मी कल्चर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्तों, रेशम कीट पालन सेरीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है। तो रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहते हैं इसको। और जैतून की खेती को ओलिव कल्चर कहते हैं, क्योंकि ओलिव का मतलब ही जैतून होता है। आगे देख लेते हैं हम। प्रमुख कृषि मंडियां हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी मंडियां हैं फेमस, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। किन्नू और माल्टा की मंडी गंगानगर में है। टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में। प्याज मंडी अलवर में, प्याज मंडी कहाँ पर है, अलवर में। अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में। तो देखिए फिर से, किन्नू और माल्टा गंगानगर में, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में, प्याज मंडी अलवर में, अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में। मिर्च मंडी टोंक में। देखिए, लाल मिर्च वैसे तो मथान या जोधपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन दोस्तों मंडियों की बात करें तो मिर्च मंडी कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की प्रसिद्ध है। इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर में है। मेहंदी और सोनामुखी मंडी सोजत पाली में। ठीक है, सोजत पाली की मेहंदी को जीआई टैग भी मिल चुका है। आगे देखते हैं हम। अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़ में। संतरा मंडी भवानी मंडी झालावाड़, राजस्थान का नागपुर कहते हैं इसको। आंवला मंडी चोमू जयपुर में है। फिर से देख लेते हैं। अमरूद मंडी सवाई माधोपुर में, मिर्च मंडी टोंक में, इसबगोल मंडी भीनमाल जालोर में, मेहंदी या सोनामुखी मंडी सोजत पाली में, अश्वगंधा मंडी झालरापाटन झालावाड़, संतरा मंडी झालावाड़, भवानी मंडी झालावाड़ में, आंवला मंडी चोमू जयपुर में। इसके अलावा किन्नू और माल्टा की गंगानगर में, टमाटर मंडी बस्सी जयपुर में और प्याज मंडी अलवर में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु में हम। तो देखिए दोस्तों, प्रदेश का प्रथम कृषि बजट तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 फरवरी 2022 को प्रस्तुत किया था। प्रथम कृषि बजट की बात करें तो 23 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या 76.55 लाख है। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। 15-16 के अनुसार, कृषि गणना 15-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 76.55 लाख। इसके अलावा पुरुष प्रचलित कृषि जोतों की संख्या है 68.66 और महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या है 7.75। तो तीनों ही हमें ध्यान रखना है। टोटल पूछे तो 76.55 लाख, पुरुषों द्वारा प्रचलित पूछे 68.66 लाख, महिला प्रचलित भूमि जोतों की संख्या पूछे तो 7.55 लाख। नेक्स्ट देखते हैं हम। 2015-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार 7.73 हेक्टेयर था। देखिए, 15-16 में राजस्थान में भू जोतों का औसत आकार 7.73 हेक्टेयर था। 15-16 में कुल जोतों का क्षेत्रफल 208.73 लाख हेक्टेयर था। इसके अलावा हम देख लेते हैं 2024-25 में राजस्थान में खेती का क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र 53.10% है। ये सारी जानकारी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। भू जोतों का औसत आकार पूछा गया है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूछा गया है, और ये कृषि जोतों के महिला और पुरुष दोनों ही हमें ध्यान में रखना है, और एक कुल का ध्यान में रखना है 76.55 लाख है। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है
53.10%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा कहाँ पर है, बीछवाल बीकानेर में स्थापित है। 1993 में स्थापित किया गया केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर में। मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान केंद्र DMRC, डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर, मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान केंद्र। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद IMCR द्वारा 27 जून 2024 को जोधपुर में स्थापित किया गया। तो मरुस्थलीय आयुर्विज्ञान केंद्र है जोधपुर में, 27 जून 1984 को स्थापित किया गया। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीछवाल बीकानेर में 1993 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देखिए, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में, आम उत्कृष्टता केंद्र खेमरी धौलपुर में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र देवड़ावास टोंक में है। अनार उत्कृष्टता केंद्र ढिंडोल बस्सी जयपुर में। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, इनके कृषि से संबंधित अच्छे से अच्छे जो है योजनाएं कार्य वगैरह किए जाते हैं, तो इनको क्या है, उत्कृष्टता केंद्र इनके बनाए गए ताकि इनके ऊपर विशेष तौर से कार्य हो सके। तो आम का है खेमरी धौलपुर में, अमरूद का है देवड़ावास टोंक में, अनार का है ढिंडोल बस्सी जयपुर में। ड्रैगन यानी पिताया उत्कृष्ट केंद्र है ढिंडोल बस्सी जयपुर में। मक्का उत्कृष्टता केंद्र है उदयपुर में। सीताफल उत्कृष्टता केंद्र है चित्तौड़गढ़ में। तो मक्का का है उदयपुर में, सीताफल का है चित्तौड़गढ़ में। ड्रैगन यानी पिताया का है ढिंडोल बस्सी में, अनार का है ढिंडोल बस्सी में, अमरूद का है देवड़ावास टोंक में, और आम उत्कृष्टता केंद्र है खेमरी धौलपुर में। खजूर उत्कृष्टता केंद्र है सगरा भोजका जो जैसलमेर में। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र है बारां, बजट 2025 में इसकी घोषणा की गई है। लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा दोस्तों, बारां में बनाया जाएगा। तो दोस्तों देखिए आगे हम इसमें और देखते हैं। प्रमुख अधिनियम देख लेते हैं। राजस्थान जागीर उन्मूलन अधिनियम 1952 में बना था। काश्तकारी अधिनियम 1955 में बना। जमींदारी और बिस्बेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 में बना। कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में बना। राजस्थान में जमाबंदी और गिरदावरी की सत्यापित व सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु धरा ऐप ध्यान में रखेंगे दोस्तों, विकसित किया गया है। ठीक है, धरा ऐप विकसित किया गया है जमाबंदी और गिरदावरी की सत्यापित और सामान्य नकल प्राप्त करने हेतु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना 2010 में हुई थी। इसके अलावा दोस्तों जो 2024-25 के बजट में घोषणा हुई है वो देख लेते हैं। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क बनाया जाएगा। सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क बनाया जाएगा। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क और सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा हम देखते हैं आगे। बांसवाड़ा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज मतलब मक्का की स्थापना की जाएगी। मतलब मक्का का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, बांसवाड़ा में। और भरतपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग यानी शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर, भरतपुर में। ठीक है दोस्तों, तो ये 2024-25 में घोषणा की गई है बजट में। अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क, सांचौर जालोर में एग्रो फूड पार्क, बांसवाड़ा में मक्का का उत्कृष्टता केंद्र और भरतपुर में शहद के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों ये हमारा आज का जो है कृषि भाग 2 टॉपिक में लेके आई थी आपके लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं। आपको ये जानकारियां कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी। पसंद आया है वीडियो और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा मनोबल इसी तरह से बढ़ता रहे और आपके लिए मैं नए टॉपिक और अच्छी जानकारी के साथ मैं आपके सामने हाजिर कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से हम साथ मिलकर पढ़ते रहेंगे और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।